आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 45 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। आज हमें एक नया पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों को पता है, जो बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं। आज हमें दिसंबर 18 का पेपर आज हमें स्टार्ट करना है, ठीक है जी। अब कई बच्चों के ना मन में ये विचार आ रहा होगा, सर दिसंबर 18 जो था वो तो न्यू सिलेबस का भी पहला अटेम्प्ट था, तो फिर हमें दिसंबर 18 के अंदर 2 पेपर करने पड़ेंगे। नहीं सर, दिसंबर 18 में ना हम एक ही पेपर करेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि दिसंबर 18 जब न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट था ना, वो पेपर हमारा सब्जेक्टिव था। अब हमारे सारे पेपर एमसीक्यूज हैं, तो दिसंबर 18 में 2 पेपर बने जरूर थे। एक ओल्ड सिलेबस का था, वो एमसीक्यूज था, और एक न्यू सिलेबस का था, वो सब्जेक्टिव बेस था। तो सब्जेक्टिव बेस वाला हम कंप्लीट नहीं करेंगे। आपके एमसीक्यूज जो ओल्ड सिलेबस का था वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद बाकी जून 19 और दिसंबर 19 के जितने भी पेपर, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के होंगे चाहे वो न्यू सिलेबस के होंगे, हम सारे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आपने जून 18 वाला पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। उसमें जीएसटी के हमने 30 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे और आपके जो भी डाउट्स थे उसका रिप्लाई मैंने ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में कर दिया था, ठीक है जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे डाउट्स पूछते हैं तब मुझे लगता है कि वाकई बच्चा पूरा सेशन देख रहा है। अब जो कई बच्चे सर्वे करने के लिए यहाँ पे आते हैं, भाई हाँ भाई 2 दिन आएंगे, फिर 2 दिन नहीं आएंगे, फिर वो डाउनलोड करके बाद में देखेंगे नहीं देखेंगे, मुझे नहीं पता, बट वो ध्यान रखना सर, अगर आप ये सेशन मिस करोगे ना तो आपको एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रीजन बिंग, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं और अब जो अगले आने वाले पेपर होंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगले आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे ना, आपको वाकई ही फील होगा कि भैया अब हमारे सीएस के एग्जाम है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो एग्जाम गए उसमें इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। बट अब जो अगले आने वाले एग्जाम होंगे उसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं बोलूंगा, बट क्वेश्चन बड़े बड़े बोलूंगा, जिस क्वेश्चन में टाइम लगेगा करने को। तो आपको ना वाकई फील होगा कि जो हमें 3 घंटे एग्जाम देने के लिए मिलते हैं ना, वो 3 घंटे क्यों मिलते हैं, अब वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, आज और आज के बाद के जितने भी सेशंस होंगे, प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको किसी भी हालात के अंदर मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम में मुझे उम्मीद है कि इनमें से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, सेम ना बने बट शायद इस लेवल के बनेंगे, ठीक है जी। और बाकी कई बच्चों ने तो मुझे मैसेज करके बता ही दिया था कि सर वाकई जो हमने जून 18 वाला पेपर देखा था ना, उसको देखने के बाद ना अब थोड़ा डर लग रहा है, अब हमें लग रहा है कि हमें टेक्स्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सर अब आपको लग रहा है, मैं आपको क्लासेस से बोलता आ रहा हूं और फर्स्ट डे से ये बात बोल रहा हूं, बट प्रॉब्लम क्या कि आपको ये बात समझ में नहीं आती। आपको समझ में तब आती है जब आपका दिल ये बात बोलेगा ना कि हाँ भाई पेपर वाकई अब देखने के अंदर मुश्किल लगा, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे टीचर तो पागल ही है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं सर, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी टाइम है, पूरे आपके पास 35 दिन पड़े हैं। 35 डेज में पूरा जीएसटी भी रिवाइज हो सकता है, पूरा इनकम टैक्स भी रिवाइज होगा और पूरे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे, अगर आपको करने की इच्छा हो तो, ठीक है। और मैं दोबारा एक बार लाइन फिर दोबारा बोलूंगा, ये टाइम कभी इतना ज्यादा नहीं मिलेगा सर, ये टाइम बार बार नहीं मिलेगा, अभी भी टाइम है। सही तरह से पढ़ लोगे तो एग्जाम के अंदर बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, नहीं तो एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होगी। आपके पेरेंट्स के ड्रीम्स हैं, ठीक है ना, तो उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। चलो बाकी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा जी, तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें सेशन नंबर 45 स्टार्ट करना है और हमें पेपर स्टार्ट करना है जी, दिसंबर 18 का पेपर आज हमें स्टार्ट करना है, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अब दिसंबर 18 में मैं दोबारा बोल रहा हूं, न्यू सिलेबस वाला जो सब्जेक्टिव पेपर था वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे, जो ओल्ड सिलेबस वाला एमसीक्यूज बेस्ड पेपर था ना वो हम कंप्लीट करेंगे। सिलेबस दोनों के अंदर सेम है, जो क्वेश्चन सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूं कि ओल्ड सिलेबस के लिए, वो न्यू सिलेबस वालों को नहीं देखने, बाकी सारा सिलेबस सबके लिए, ठीक है जी। आओ जी करना स्टार्ट करते हैं, इधर देखो ध्यान से। अब यहां से एक बार स्टार्ट करते हैं। लो सबसे पहला इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन एक बार चेक करो, पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है जी, एक बार चेक करो पहला क्वेश्चन क्या है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, एन एम्प्लॉई डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी वाज पेड 5 लाख एज ए लमसम कंसिडरेशन फॉर रिजाइनिंग फ्रॉम द डायरेक्टरशिप बाय XYZ लिमिटेड, द अमाउंट सो पेड शैल बी ट्रीटेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंपनी एज। हनी क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, एक कंपनी ने डायरेक्टर को उसके रेजिग्नेशन पर 5 लाख रुपए दिए। अब डायरेक्टर के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, उसने ये नहीं मांगा, वो कह रहा है कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे क्या शो करेगी, बस ये बता दो।
मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बार सोच के बोलना, अगर कंपनी अपने डायरेक्टर को रिजाइनिंग पर जो 5 लाख रुपए की पेमेंट कर रही है, तो क्या ये खर्चा, सोच के बोलना, क्या ये खर्चा उसे बार बार करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा? एक बार करना पड़ेगा। अब सोच के बोलना, जब उसने रिजाइनिंग ली, उसने 5 लाख रुपए की पेमेंट की, तो क्या ये खर्चा कैपिटल नेचर का क्या? मतलब क्या इस 5 लाख रुपए का बेनिफिट इस कंपनी को आने वाले कई साल मिलेगा, या रिजाइनिंग पर ही खत्म हो जाएगा? रिजाइनिंग पर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसने रेजिग्नेशन दी, मैंने 5 लाख रुपए दिए, मेरा काम खत्म हो गया। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ऐसा कोई खर्चा जिसको आने वाले कई साल हमें बेनिफिट मिलेगा, वो खर्चा कैपिटल नेचर का होगा, बाकी सारे खर्चे रिवेन्यू नेचर के होंगे। अब मुझे फटाफट से बोल दो, अगर कंपनी अपने डायरेक्टर की रेजिग्नेशन पर उसको 5 लाख रुपए की पेमेंट करेगा, तो कंपनी के हाथ में खर्चा क्या होगा? रिवेन्यू होगा, कैपिटल होगा, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आ गया जी। एक बच्चा कहता है सर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम तो अकाउंट्स के अंदर करते हैं। सर आप अकाउंट्स में क्या करते हो? मैटर यहां पे वो नहीं कर रहा, इनकम टैक्स में क्या करना है, मैटर यहां पर ये कर रहा है। तो सिंपल सी बात, आपको मैंने पहले भी कहा था, इनकम टैक्स में खर्चे दो ही तरह के होंगे, या तो वो होंगे रिवेन्यू या वो होंगे कैपिटल। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में कोई भी ट्रीटमेंट के अंदर कवर नहीं होता, तो ये खर्चा हमारा रिवेन्यू है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बताओ क्वेश्चन में था क्या? इतना सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वो कहना चाह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, बेसिक एग्जामिशन लिमिट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग ए सीनियर सिटीजन फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अपने आप बोल दो, अगर कोई एनआर है और वो सीनियर सिटीजन है, उसकी एग्जामिशन लिमिट कितनी होगी? एक बात में सोच के बोलना, सीनियर सिटीजन वाला केस में या सुपर सीनियर सिटीजन वाले केस में हमारी एग्जामिशन लिमिट 3 लाख और 5 लाख की होती है। बट मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि 3 लाख और 5 लाख रुपए की लिमिट सिर्फ रेजिडेंट वाले केस में एप्लीकेबल होगी, एनआर के हर केस में कितनी होगी? 2.5 लाख रुपए होगी। तो अपने आप बोल देना है क्वेश्चन हमारा एनआर का है, और अगर क्वेश्चन हमारा एनआर का है तो उस केस में एग्जामिशन लिमिट कितनी होगी? 3 लाख होगी, 2.5 लाख होगी, 5 लाख होगी, कितनी होगी? सर हर केस में 2.5 लाख होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बच्चा कह रहा है यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड or given other than by way of cash by Indian company in the previous year to any political party or the electoral trust shall be allowed as deduction while computing its total income under section 80 GGB of the Income Tax Act 1961 of an amount maximum up to। हाँ जी अपने आप बोल दो, ये याद करो आपने डिडक्शन में एक सेक्शन क्या होगा? 80 GGB। अब एक सेक्शन जो हमने 80 GGB किया था ना, और एक सेक्शन जो हमने 80 GGC किया था, वहां पर मैंने कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दोगे अदर देन कैश, तो जितनी भी डोनेशन दोगे ना, जितनी भी डोनेशन दोगे उसका 100% आपको अलाउड हो जाएगा। अब सोच के बोलना, क्या 80 GGB के अंदर मैंने कहीं कहा था कि लिमिट होगी 1.5 लाख रुपए की, या लिमिट होगी 2 लाख रुपए की, या लिमिट होगी 5 लाख रुपए की, या लिमिट होगी 3 लाख रुपए की? ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं कहा। एक बार जाके नोट्स चेक कर लेना, 80 GGB के अंदर मैंने कहा था जितनी भी डोनेशन दोगे उसका 100% जो है तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी, बस ये बात ध्यान दो। बट वो डोनेशन जो है वो कैश में नहीं होनी चाहिए। अब इतना मुझे बोल देना, अगर मैंने 10 लाख रुपए की डोनेशन दी है तो डिडक्शन मुझे कितनी मिलेगी? 10 लाख की मिलेगी। 5 लाख की दी है 5 लाख मिलेगी, 2 लाख की दी है 2 लाख मिलेगी, 1 लाख की दी है 1 लाख मिलेगी। इट मींस वहां पर कोई लिमिट नहीं है कितनी लिमिट तक मिलेगी। एक बच्चा कहता है सर वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, तो है सर वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट नालायक को 80C के अंदर है, 80C के अंदर लिमिट है, CCC के अंदर लिमिट है, CCD के अंदर लिमिट है, डी के अंदर लिमिट है, DD के अंदर लिमिट है, यू के अंदर लिमिट है। बट कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पर लिमिट नहीं है, ये लिखा हुआ है जो काम करोगे उसका 100% अलाउड है। तो 100% का मतलब भैया लिमिट कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हमने पेमेंट कितनी की है, उसके बेस पे जो हम पेमेंट करेंगे वो सारी की सारी पेमेंट हमें अलाउड हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो 50,000 ये लिमिट नहीं है, 1.5 लाख देयर इज नो मॉनिटरी सीलिंग लिमिट, उसमें कोई भी मॉनिटरी लिमिट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर ये भी क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन आओ जी। वो कहना चाह रहे हैं टोटल इनकम टैक्स निकाल दो इंक्लूडिंग सेस पेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज है 58 ईयर और कंप्यूटेड टोटल इनकम 3,40,000 रुपए है। अपने आप बोल देना। अब अगर इनकम 3,40,000 रुपए है तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर इनकम 5 लाख रुपए तक होगी तो भैया रिबेट मिल जाएगी, और 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स कितना आएगा? नील आएगा। रीजन बिंग क्योंकि जो टैक्स आएगा उतने की मुझे रिबेट मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका पुराना है, उस टाइम रिबेट आप सब जानते हो 3.5 लाख तक थी, बट अब रिबेट हमारी 5 लाख तक हो चुकी है। तो अगर अब ये सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा तो इसका आंसर कितना आएगा? नील आएगा, यह बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो आपके आईसीएसए में गलत दिया हुआ है,
और गलत उन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने रिवाइज नहीं किया, उन्होंने दिया है पुराने लॉ के बेस पे। अब अगर ये क्वेश्चन हम नए लॉ के बेस पे करेंगे, हम सब जानते हैं 5 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिलती है, इनकम 3,40,000 पे है, तो मेरा टैक्स नील आएगा आफ्टर रिबेट, ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा नील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लो जी। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 5 की लेंथ देख लो, और जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेगा ना, आप सब जानते हो आपके एग्जाम के अंदर पेपर कैसा बनता है कि ऐसी शीट में आधी लाइन पे एक लाइन खींच देते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता, कम से कम भी इतना बड़ा क्वेश्चन बनता, पहली बात तो बच्चा क्वेश्चन देख के घबरा जाता, और दूसरी बात बच्चा क्वेश्चन देखता छोड़ देता, कहता मैं तो एक नंबर है ना, एक नंबर छोड़ दूंगा। सर एक एक नंबर करते करते कितने क्वेश्चन छोड़ोगे, कभी ये भी सोचा करो। और अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लग गए ना इस रीजन से कि एक नंबर का है, सर 39 नंबर आएंगे ना, तब मुझसे पूछना कि एक नंबर कैसे मिलेगा। तो भी ना आपको एक नंबर की वैल्यू पता नहीं है। एक नंबर की वैल्यू उनसे पूछो जिनके एग्रीगेट नहीं बनते, एक नंबर की वैल्यू उनसे पूछो जिनके सब में 50 से ऊपर है, एक पेपर में 39 है। एक नंबर की वैल्यू उनसे पूछो जिनको 200 नंबर चाहिए, उनके 199 है। एक नंबर की वैल्यू उनसे पूछो जिनको 400 नंबर में बोथ ग्रुप क्लियर होते 399 है। एक नंबर की वैल्यू उनसे पूछो जिनका एक नंबर से रैंक रह गया। आपको लग रहा है क्वेश्चन एक नंबर का मैं छोड़ के जाऊंगा? और यही बच्चे होते हैं जो बाद में आके रोते हैं। बच्चा कहता है सर एग्रीगेट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। और किस लिए छोड़ा? लेंथ देख के। और आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गिरा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन पीजीपी का है, डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट का है। उम्मीद करता हूं आप मेरे से पहले आंसर निकाल लोगे। आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरि कृष्णा हरि कृष्णा हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये क्वेश्चन क्या है। हरि कृष्णा विद्युत कंपनी लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी हैज ऑप्टेड डब्ल्यूडीबी मेथड। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था एसएलएम मेथड भी होता है, उसने क्लियर कर दिया कि उसने डब्ल्यूडीबी ली है। फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट्स एसेट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग बैलेंस हमारा है और रेट 15% है ऑन द 1 अप्रैल 19, दैट इज 15 लाख। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी हमारी कितनी है? 15 लाख रुपए की है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं न्यू मशीन ऑफ एन अमाउंट रुपीज 25 लाख वर परचेज 15 नवंबर 19, बट पुट टू यूज जो की है वो 1 दिसंबर 19 से की है। मतलब एक नई मशीन आपने परचेज की है, वो 25 लाख रुपए की है, और उसको पुट टू यूज जो आपने किया वो दिसंबर 19 को किया, मतलब लेस देन 180 डेज आपने यूज किया। बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर कंप्यूटर है 2 लाख रुपए वर परचेज ऑन द 9th सितंबर 2019 एंड पुट टू यूज इन बिजनेस सिंस द डेट। ठीक है, मतलब ठीक है। और द डेप्रीसिएशन इंक्लूडिंग द एडिशनल डेप्रीसिएशन अवेलेबल टू कंपनी ऑन द प्लांट एंड मशीनरी ऑन कंप्यूटर शेल बी ऑन अमाउंट ऑफ असेसमेंट ईयर 2021। लो जी, उसने क्वेश्चन ये मांगा है कि भैया पहली बात तो मुझे नॉर्मल डेप्रीसिएशन ये भी बता दो और मुझे एडिशनल भी बता दो। पहली बात तो ये बताओ एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है वो कब मिलता है? अगर मैं कोई नई प्लांट एंड मशीनरी परचेस करूंगा तब मुझे एडिशनल मिलेगा। और क्या नई प्लांट एंड मशीनरी में कंप्यूटर कवर होते हैं? सर कंप्यूटर कवर नहीं होते। कंप्यूटर कवर नहीं होता को मैंने पहले भी कहा था, कंप्यूटर जो है वो प्लांट एंड मशीनरी में कवर नहीं होते। इट मींस कंप्यूटर पर एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, सिर्फ नॉर्मल मिलेगा, बस ये पर ध्यान देना। अच्छा अब एक बात मुझे और बताओ, अब जो 15 लाख रुपए की ओपनिंग वैल्यू है, 25 लाख रुपए की मैंने नई परचेस की है, 40 लाख रुपए की हो गई। अब इस 40 लाख के 2 टुकड़े करूंगा, इसमें नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल मिलेगा। अब एडिशनल जो है ना मुझे सारी वैल्यू पर नहीं मिलेगा, सिर्फ 25 लाख रुपए की जो एसेट मैंने नई परचेस की है उस पर मुझे एडिशनल मिलेगा और किसी पर नहीं मिलेगा। तो देखो मैंने 25 लाख रुपए अलग कर दिए और 25 लाख पर एडिशनल कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? नालायक एक बच्चा कहता सामने बैठा है, कहता 20% मिलेगा। एक बात मुझे सोच के बताओ 20% क्यों मिलेगा भाई? अगर आपने लेस देन 180 डेज यूज किया है तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रोविजो 32(1) की है ना वो नॉर्मल वाले केस में भी एप्लीकेबल होगी, एडिशनल वाले केस में भी एप्लीकेबल होगी। तो भैया नॉर्मल मिलेगा 7.5, नॉर्मल मिलेगा 7.5, एडिशनल मिलेगा 10%। तो यहां पे देखो मैंने 25 लाख का 10%, ये मेरा एडिशनल आ गया। और इस 25 लाख पर मुझे नॉर्मल मिलेगा, नॉर्मल कितना मिलेगा? 7.5। देखो 25 लाख का 7.5 नॉर्मल आ गया। उसके बाद जो मेरी ओपनिंग वैल्यू है 15 लाख, इस पर तो मुझे नॉर्मल पूरा मिलेगा। नॉर्मल कितना मिलेगा? पूरा 15% मिलेगा। और जो 2 लाख रुपए का कंप्यूटर है, आपको पता हो कंप्यूटर पर डेप्रीसिएशन रेट जो है ना सर वो 40% है।
मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंप्यूटर पर डेप्रीसिएशन का जो रेट जो है वो 40% है। तो यहां पे अगर मैं 40% निकालूंगा 2 लाख का, बच्चा कहता है 40% क्यों निकालोगे? क्योंकि यहाँ पे लेस देन वैनिटी है सर, लेस देन वैनिटी नहीं है। देखो उसने बोला 9 सितंबर को परचेस किया, तो अगर मैं सितंबर से लेके मार्च तक चेक करूंगा तो आपके 180 डेज से ऊपर बनेंगे, और अगर 180 डेज से ऊपर मिलेंगे तो नॉर्मल मुझे पूरा मिलेगा। नॉर्मल कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं तो आंसर मेरा कितना आ रहा है? 15 लाख का तो 15%, फिर 25 लाख का 7.5%, और फिर 2 लाख रुपए का 40%, और फिर 25 लाख रुपए का 10% अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरा आ रहा है 7,42,500 डेप्रीसिएशन। ये मेरा निकल के आएगा, देखो ऑप्शन नंबर डी, ये 7,42,500। अब कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आया होगा, और कई बच्चों ने अपना माइंड चलाना ना बीच में ही बंद कर दिया होगा। वो कह रहे भाई हमारे बस का नहीं है, क्यों इतना माइंड चलाएं, थोड़ा सा माइंड खत्म हो जाएगा। और उन्हें ये नहीं पता अगले आने वाले टाइम में ना इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर बनेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं छोड़ के आऊंगा, तो आप ये सोच लो कि आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन छोड़ के आओगे। और सर क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में है क्या? सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन समझा रहा हूं, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा। एक बार क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ना। उसने बोला भाई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की उसने मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की उसने जो ब्लॉक है उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी दे रखी है 15 लाख रुपए। फिर उसने बोला इस कंपनी ने एक नई मशीन परचेज की है 25 लाख की, इसको यूज किया 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च, दैट इज लेस देन 180 डेज। और ये नई मशीन अगर लेस देन 180 डेज है तो इस पर जब नॉर्मल कैलकुलेट करूंगा तो हाफ कैलकुलेट करूंगा, एडिशनल कैलकुलेट करूंगा तो भी हाफ कैलकुलेट करूंगा। फिर इसने बोला कंप्यूटर लिया, अब कंप्यूटर प्लांट एंड मशीनरी में कवर नहीं होगा, तो उस केस में एडिशनल तो मिलेगा नहीं, सिर्फ नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल का रेट हमारा 40% है, तो भैया अब नॉर्मल मुझे किस किस पर मिलेगा? नॉर्मल मिलेगा जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है उस पर मिलेगा पूरा 15%, जो मैंने नई मशीन परचेज की उस पर नॉर्मल मिलेगा 7.5%, और जो नया कंप्यूटर परचेज किया उस पर मुझे नॉर्मल मिलेगा 40%। ये तो मेरा नॉर्मल निकल के आ गया। जब बात एडिशनल की करूंगा तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ये तो पुरानी है ना, इस पर एडिशनल नहीं मिलेगा। जो नया कंप्यूटर परचेज किया उस पर एडिशनल नहीं मिलेगा, एडिशनल सिर्फ नई मशीन पर मिलेगा, और कितना मिलेगा? 10%। तो भैया ये टोटल अगर मैं करूंगा 7,42,500 ये निकल के आएगा। एक बच्चा सामने बैठा है, बच्चा कह रहा है यार सर को बताओ तो सही, जो बैलेंस 10% है एडिशनल वो तो अगले साल ही मिल जाएगा। सर अगले साल का उसने पूछा ही नहीं है। वो ये बात कहना चाह रहा है असेसमेंट ईयर 2021 दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 में कितना डेप्रीसिएशन P&L में डेबिट करोगे, बस ये बता दो। तो भैया मैं डेबिट करूंगा 7,42,500, ये मेरा आंसर आएगा जी। ठीक है जी, यहां पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है, इस कैलकुलेशन की फोटो क्लिक कर सकते हो। ठीक है जी, और इसके बेस पे आप घर में जाके दोबारा से इसको देख के आंसर निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको डाउट नहीं होगा, वैसे तो अभी समझ में आ गया होगा, बट अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो दोबारा सुन के एक बार चेक कर लेना कि मैंने आंसर निकाला कैसे है। 100% मैं कॉन्फिडेंस हूं इसमें आपको दोबारा डाउट आएगा नहीं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं A+ ग्रेड दूंगा। रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं और बनने भी चाहिए, तभी हमारे CS के प्रोफेशन की वैल्यू होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो री, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 AD। याद करो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले केस के अंदर मैंने क्या कहा था, जितनी भी आपके टर्नओवर होगी उसका हम 8% इनकम मान लेंगे। बट अगर कुछ पोर्शन ऑनलाइन मोड में है या इलेक्ट्रॉनिक मोड में है उस केस में 6% मानते हैं। तो उसने बोला भाई टर्नओवर जो है वो 90 लाख रुपए है, उसमें से 20 लाख रुपए इंक्लूड है जो हमें बैंकिंग चैनल से आ रही है। तो भैया 20 लाख का तो 6% निकाल लो और 70 लाख का 8% निकाल लो। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड सर से गलती हो गई। सर रुको, मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर 90 लाख का 9% निकालोगे ना। नालायक आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। वो कह रहा है इस 90 लाख में इंक्लूसिव है 20 लाख रुपए, मतलब ये 20 लाख रुपए इन एडिशन टू 90 लाख नहीं है, ये 90 में ही 20 लाख इंक्लूड है। तो भैया 70 का 8% और 20 लाख का 6%, इन दोनों का टोटल जो करूंगा तेरी 6,80,000 पे ये मेरी इनकम निकल के आ जाएगी। तो बताओ, खुद बताओ, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? आपने दिल पे हाथ रख के बोलना सर। कई बच्चे कह रहे हैं मुश्किल है, ये नालायकों उन्हीं के लिए मुश्किल है जिन्होंने इनकम टैक्स सही ढंग से पढ़ा नहीं है और रिवीजन नहीं की है। अदरवाइज आप इसको मुश्किल नहीं कह सकते सर, बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है। टर्नओवर के 2 हिस्से किए हैं, एक पे 8% एक पे 6%, आंसर तो निकल के आएगा ही आएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन फिर 44 AE का है, ये मैंने क्रॉस मार दी है। रीजनिंग आप सब जानते हो 44 AE अब चेंज हो चुका है।
ठीक है ना। अब क्या है 44A में, अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 रुपए पर टन, अगर आपको ध्यान 1000 रुपए पर टन की लिमिट है, और अगर अदर देन हैवी है तो 7500 पर मंथ। तो भैया ग्रोस वेट कितना है उसके बेस पे हम निकालते हैं कितने टन है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको नया लो ध्यान आता हो तो। ये पुराने लो के ऊपर पे है, यहां पर मैंने क्रॉस मार दिया क्योंकि अब ये क्वेश्चन उस लो से नहीं होगा। अगले पर आओ जी। अगला क्वेश्चन हमारा है चैरिटेबल ट्रस्ट का। उम्मीद करता हूं चैरिटेबल ट्रस्ट आपने रिवाइज कर लिया होगा, मैंने पूरी क्लास डिटेल के अंदर डाली थी। अब आपको दिखाऊंगा चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन बनता कैसे। एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। मैं रीड नहीं कर रहा जी, आप रीड करो। ये लो उसको पूरी स्क्रीन कर देता हूं, रीड करो क्वेश्चन। मैं इतने पानी पी लूं। क्वेश्चन रीड करो नालायकों। कई बच्चों ने एक दूसरे को लूडो का वो कोड भेजना स्टार्ट कर दिया, कह रहा भाई ऐसा इतने लूडो खोल लेते हैं फिर बाद में पढ़ लेंगे। हनी क्वेश्चन रीड किए? बच्चा कह रहे सर आप हमारे साथ रीड कर दो ना। चलो मैं ही रीड करता हूं, इधर देखो ध्यान से। एक कैपिटल एसेट परचेज की है 11 सितंबर 14 को 2 लाख रुपए की, जो अपने सेल की है 3 लाख की। इट मीन सेल प्राइस 3 लाख है, ठीक है जी। परचेज प्राइस 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैपिटल गेन आ गया। फिर वो कहना चाह रहे हैं न्यू एसेट आफ्टर द सेल वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 20, वो 2,60,000 रुपए की परचेज की है। आपने नई एसेट परचेज की है, न्यू एसेट परचेज की है आपने 2,60,000 रुपए की। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कितना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है और कितना टैक्सेबल है वो निकाल दो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में जो आपने रिवाइज किया होगा उसमें एक सेक्शन मैंने 11(1) कैपिटल ए करवाया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जहां पर मैंने कहा था कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी एसेट बेचेगा ना, उसका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कितना होगा उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। इट मींस न्यू एसेट की कॉस्ट में से अगर ओल्ड एसेट की कॉस्ट माइनस कर दोगे ना, तो जो डिफरेंस आएगा उतना गेन एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। अब मुझे इतना बोल देना, नई एसेट की कॉस्ट मेरी कितनी है? 2,60,000। ओल्ड एसेट की कॉस्ट मेरी कितनी है? 2 लाख रुपए। देखो ओल्ड की कॉस्ट मेरी 2 लाख रुपए है ना, तो 260 माइनस में 2 लाख कितना आ गया? 60,000 रुपए कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो गया। इट मीन जो मेरा 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन है ना, उस 1 लाख में 60,000 तो मेरा एग्जम्प्ट हो गया, और जो बैलेंस 40,000 बचा ना वो मेरा टैक्सेबल हो गया। कई बच्चे सेशन छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे भाई हमें तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। इधर देखो ध्यान से, नालायकों मत जाओ, मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो मेरा। ऐसे कैसे चले जाओगे? मैं आपको जाने दूंगा? जब बड़ा भाई बोला है तो कम से कम सब्र तो कर लो। नाले को समझा तो रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। पहले तो चैरिटेबल ट्रस्ट वाला लेक्चर आके देख लेना, ठीक है? थोड़ा स्पीड फास्ट करके देख लो, ये आपके काम की ही बातें। पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, पूरा यूट्यूब मैंने भर दिया टेक्स्ट के सेशन से। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं करोगे, ये सोचोगे सर फ्री में क्लास तो डाल ही देते हैं तो वैल्यू क्या है? सर इसको फ्री में ना, बिलीव मी, मैं एक बात बोलूंगा, मेरी क्लासेस को ना कभी फ्री मत बोलना। सर मैं आपसे छोटे भाई बहन की तरह नाते कह रहा हूं, मेरी क्लास को फ्री मत बोलना, दिल पे लगता है सर। ये अनमोल है सर, ये प्राइसलेस है, बिलीव मी प्राइसलेस है। जो हार्डवर्क मैं अपनी फेस टू फेस क्लास में करता हूं ना, जो हार्डवर्क मैं अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर करता हूं, जो रेगुलर बैच वाले बच्चों को करता हूं, वही सेम हार्डवर्क मैं यूट्यूब पर भी करता हूं। मेरा दिल ये बात जानता है। और जब बच्चा बोलता है ना, मतलब ग्रुप के अंदर भी कहता हूं कि विवेक सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, तो यहां पे ना चुभती है, क्योंकि फ्री का मतलब होता है कि चलिए यार डाल देते हैं, कोई बात ना। फ्री नहीं, आप ये बोलो विवेक सर का प्यार है, और बिलीव मैं आपको फैमिली मान के चलता हूं, मेरा प्यार है तभी ये काम कर रहा हूं। और आप सब जानते हो, आपसे मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं डेली आऊंगा। सर जिस दिन आने का मन भी नहीं करता ना शाम को, तो भी मैं डेली आता हूं। रीजन मीन मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। और आपसे मैंने कमिटमेंट की थी कि सारे पेपर कराऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं डेली आ सकता हूं, बिलीव में मुझे, मैं यहां बैठ के झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लंबे सेशन 45 सेशन तक मैं पहुंच जाऊंगा। सिर्फ आपके प्यार है 45वां, और आपका प्यार ही ये 70-80 सेशन तक में लेके जाएगा मुझे। बट जब बच्चा बोलता है ना फ्री है, डाउनलोड करके रख लेते हैं, तो फ्री की ना वैल्यू नहीं समझते हम। और अगर वैल्यू नहीं समझेंगे ना किसी की, बिलीव मी, आप इसको वैल्यू पता क्यों नहीं समझते? आपको लगता है डेली सर ने शाम को आना ही है, विवेक सर तो वेले ही है, हम थोड़ा वेले हैं, हम तो उसको डाउनलोड करके गैलरी में रख देंगे। दिक्कत मुझे नहीं है सर, बिलीव में दिक्कत आपको आएगी, क्योंकि मैं अपने दिल से, अपनी ऑनेस्टी से, मेरे दिल की एक एक रूह ये बात कहती है कि अपने दिल से हार्डवर्क कर रहा हूं आपके लिए। और अगर आप दिल से हार्डवर्क नहीं करोगे ना, भगवान जानता है आपको दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि अगर इतना हार्डवर्क करने के बाद भी आप नहीं पढ़ोगे, तो सर फिर भगवान श्री कृष्ण में अगर धरती पर आकर बोल देंगे ना कि तथास्तु मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू पास हो जाए, तो भी आप पास नहीं हो पाओगे। रीजन में क्योंकि भगवान को पता तूने हार्डवर्क तो किया ही नहीं है। तो ये अगर मेहनत नहीं करोगे ना, तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। फिर बाद में एक्सक्यूज मत देते रहना कि सर फेल हो गए सर।
तो एक्सक्यूज ही होंगे, सुनने वाले समझ जाएंगे कि भैया एक्सक्यूज मत दे, फेल हो गया, क्यों हो गया भाई? बुक्स नहीं थी, क्या नहीं था, क्या नहीं था, यूट्यूब भरा पड़ा है, रिवीजन क्लास भरी पड़ी है, क्वेश्चन भरे पड़े हैं, और हमें क्या चाहिए? फिर तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो कभी हमारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। हमने तो भगवान तक को दोष दे दिया कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। दो हाथ, दो पैर, दो कान, सब कुछ भगवान ने दे दिया, उसके बावजूद भी भगवान को हमने दोष ही दिया कि भगवान तूने दिया क्या। जिनको भगवान ने कुछ नहीं दिया वो कह रहे भगवान तूने बहुत कुछ दिया, हम इसमें भी करके दिखाएंगे। जिसको भगवान ने सब कुछ दिया, जिसको भगवान ने सब कुछ दिया, उसके बावजूद भी बच्चा कह रहा है हमें कुछ नहीं दिया जी, हमारी तो किस्मत ही खराब है। इधर देखो ध्यान से, जाना मत अभी, हाँ बैठो यहाँ पे। बच्चा कह रहे हो माय गॉड सॉरी सर नहीं जाएंगे, बैठ गए। आप तो हमें गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं हो रहा, समझा रहा हूं, नालायक को समझा रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, अब एक बात मुझे सोच के बताओ। चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में जब मैंने कैपिटल गेन वाला टॉपिक आपको कराया था, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि कैपिटल गेन जो भी निकल के आएंगे ना, उस कैपिटल गेन में से हम कुछ पोर्शन एग्जाम्प्ट करेंगे, कुछ टैक्सेबल करेंगे। अब ये एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल कैसे निकालते हैं? जो भी आपकी नई एसेट होती है, जो आपने नई एसेट परचेज की होती है, उसकी कॉस्ट, जो क्योंकि ऑब्वियस बात है जो मैंने नई एसेट परचेज की वो मेरी कॉस्ट बन गई ना, तो उसकी कॉस्ट में से जो ओल्ड एसेट आपने बेची उसकी कॉस्ट माइनस कर दो। अच्छा, मतलब आप ये बात कहना चाह रहे हो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट? यस। अब देखो यहां पे उसने बोला नई एसेट परचेज कितने की है? 2,60,000 की। पुराने की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख, तो 2,60,000 माइनस 2,60,000 आ गया। तो जो मेरा कैपिटल गेन 1 लाख आया ना, इसमें 60,000 एग्जम्प्ट हो गए और 40,000 पे टैक्सेबल हो गए। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, सर ने हमें कैपिटल गेन के अंदर कहा था इंडेक्सेशन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं, 2014 की प्रॉपर्टी 19 के अंदर बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्सेशन भी तो होगा। इंडेक्सेशन सर ने किया ही नहीं है। एक बात मैं तो, इंडेक्सेशन मैं कैसे करूं, इंडेक्स रेट तो मुझे दिया ही नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा, आपके आईसीएसआई ने भी ये बात मानी है। उसने साफ साफ, आप इसका आंसर चेक करोगे, उसने खुद बोला है कि भैया इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है यहां पे 40,000 और 60,000, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर जो है कहां पे है इसका आंसर? ये क्या हो गया? आपको मैं दिखाऊं एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है ना। आपको मैं दिखा देता हूं, नहीं तो कई बच्चों को लगेगा पता नहीं सर ऐसे ही बोलते रहते हैं, या इससे से बोलता भी है कि सर खुद ही बोलते हैं। इधर देखो ध्यान से नालायक को, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखो इसका आंसर, यहां पे 8 पे इन्होंने स्टार बनाया हुआ है, इसका आंसर दिया नहीं हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ? देखो इन्होंने क्या बोला, ये देखो रही ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज 60,000 एंड 40,000। एज्यूमिंग इंडेक्स इज नॉट कंसीडर, इंडेक्स कंसीडर नहीं किया। करेक्ट ऑप्शन इज 0 एंड ये, अगर इंडेक्स क्लियर करते हैं, मतलब अगर इंडेक्सेशन करते हो तो ये आंसर है, अगर नहीं करते तो ये आंसर है। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, जो बच्चा करके आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तो हमें दिया ही नहीं हुआ, जब हमें ये आंसर दिया ही नहीं हुआ, आप एक बार चेक करो क्या ये 28,000 वाला कहीं पर भी उसने हमें ऑप्शन दिया हुआ है? आपको मैं दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 आप चेक कर लो, कहीं पर भी उसने 28,000 वाला ऑप्शन हमें दिया ही नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। तो भैया फिर 60,000 तो हमारे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, 60,000 ये हमारे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और 40,000 हमारे क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अब अगर इंडेक्स रेट दिए होते तो हम इंडेक्स रेट के बेस पे करके आ जाते। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने यहाँ पे काट दिया सर, ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस के अंदर एक फॉरेन टैक्सेशन मैंने कहा था ना, टनेज टैक्सेशन थी, वो खत्म है यहाँ पे, तो ये अब क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं, न्यू वालों के अंदर तो वैसे भी नहीं है ये। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन है, याद करो रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में याद आ रहा है कुछ आपको, कंपनी वाले केस में एक पोयम कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, पोयम कॉन्सेप्ट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब कई बच्चों ने पोयम कॉन्सेप्ट की नई गाइडलाइंस की नहीं है, जो मुझे पुराने जमाने के हैं, ठीक है, मतलब जिनका ओल्ड सिलेबस है और जिनका लास्ट अटेम्प्ट अभी है, उनको मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने पूरी पोयम की गाइडलाइंस नई वाली अपने यूट्यूब चैनल पे डिटेल लेक्चर डाला हुआ है, और वो भी नई इंसाइट हुई है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनेगा। कई बच्चों ने अभी तक क्या रटा हुआ है, मेरे से पूछ लो अभी तक क्या रटा हुआ है, सुन के जाना। आपने ये अभी तक याद किया होगा, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है, फॉरेन कंपनी की अगर पोयम इंडिया में होती है रेजिडेंट होती है, और उसकी पोयम अगर इंडिया से बाहर होती है तो वो एनआर होती है। पोयम मींस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब जिन बच्चों ने ये रटा हुआ है कि फॉरेन कंपनी की पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट है, पोयम इंडिया से बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट है, ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। याद करो मैंने आपको उस पोयम कॉन्सेप्ट के अंदर कहा था, फॉरेन कंपनी के दो केस होते हैं। अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है तो फॉरेन कंपनी हमेशा ही नॉन रेजिडेंट मानी जाती है, और अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है
तो फिर हम चेक करते हैं पोयम कॉन्सेप्ट, और पोयम इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, उसकी नई गाइडलाइंस है, काफी सारी कंडीशन है, उसके बेस पे हमारी पोयम निकल के आती है। तो देखो उसने यहां पे वही बोला है कि पोयम वाले केस में हम क्या चेक करते हैं, पोयम वाले केस में हम ये चेक करते हैं कि उसकी बोर्ड मीटिंग जो है वो इंडिया में हुई है, तो पोयम इंडिया के अंदर मानते हैं नॉर्मली, नहीं तो नहीं मानते। तो ये पोयम की पूरी गाइडलाइंस एक बार दोबारा बोल रहा हूं, यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं, पूरी डिटेल में ही डाल रखी हैं। 1.5-2 घंटे का सेशन है पोयम का, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूरे पूरे बनने के चांस है, वो न्यू सिलेबस का है, ओल्ड सिलेबस का है, तो प्लीज एक बार वो देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन पीजीपी का है, आप खुद देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है, और अगर इतनी बड़ी शीट पे इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो जो आपके एग्जाम में शीट बनती है जिसमें एक पेज पे इधर भी क्वेश्चन होते हैं, आप खुद समझ सकते हो ये कितना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना होगा, और आपने देखते ही क्या सोचा होगा कि मैं छोड़ूंगा, और आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन पढ़ो जी। क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है, दास प्राइवेट लिमिटेड फुलफिल द ऑल कंडीशन आर बीइंग स्पेसिफाइड इन सेक्शन 35 एडी, याद आ रहा है 35 एडी, टोटल वो 14 बिजनेस होते हैं, 14 बिजनेस होते हैं। The Income Tax Act 1961 has incurred capital expenditure 30 lakh on purchase of land। अब याद करो, लैंड की परचेस पर 30 लाख रुपए खर्चा किया, ये तो अलाउड ही नहीं होगा। आपको मैंने पहले भी क्लास के अंदर कहा था, लैंड पर किया गया खर्चा ना तो डेप्रिसिएशन मिलता है ना कभी अलाउड होता है। 80 लाख रुपए खर्चा किया किस पर, बिल्डिंग पर, 75 लाख चेक से पे किए और 5 लाख कैश से। सर 10,000 से ऊपर का तो कैश अलाउड ही नहीं है, तो इसने 5 लाख कैश पे किए, ये मैंने काट दिया, सिर्फ 75 लाख आएगा। और फिर वो कहना चाह रहे हैं 10 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी, ये भी अलाउड हो जाएगा, 10 लाख प्लांट एंड मशीनरी, तो भैया 75 और 10 कितना हो गया 85, तो डिडक्शन कितने की मिलेगी 85। बताओ क्वेश्चन में था क्या। अब जो बच्चा क्वेश्चन की लेंथ देखकर ही घबरा गया, कितना बड़ा क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ें उसको, फिर समझें, फिर हम सोल्व करें, तो बात तो एक नंबर की है ना, छोड़ देते हैं ना। ऐसे ऐसे बच्चों से मुझे दिक्कत है, और मैं उनके माइंड से थिंकिंग निकालना चाहता हूं जो एक नंबर की वैल्यू नहीं समझते। आप खुद सोचो, इसने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी, उसने बोला खर्चा किया अपने लैंड पर, तुरंत आ गया अलाउड नहीं है। 80 लाख रुपए खर्चा बिल्डिंग पर किया, अलाउड है, बट 5 लाख रुपए कैश पे किया, अलाउड नहीं है, 75 अलाउड है। और 10 लाख की मशीन परचेज की, अलाउड है, तो 75 और 10 85 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी 35 एडी के अंदर, तो 85 लाख हमारा आ गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया जी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है सेट ऑफ का। मिस्टर आनंद है a resident individual having computed for the previous year 1 अप्रैल 19 31 मार्च 20, उसके बिजनेस लॉस है 60,000। देखो ये मैंने यहां पे साइड में लिखा हुआ है, उसके बिजनेस लॉस है 60,000 रुपए के। फिर वो कहना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके 40,000 रुपए के, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके हैं उस प्रॉपर्टी से, वो 3,60,000 रुपए के हैं। तो उसने बोला टोटल इनकम कितनी आएगी वो बता दो। पहले तो बताओ बिजनेस के लॉस को आप कैसे खत्म कर सकते हो, बिजनेस के लॉस को किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी की इनकम छोड़ के। तो क्वेश्चन में सैलरी की इनकम तो दी नहीं, सैलरी की इनकम तो दी नहीं, तो ऐसा करते हैं बिजनेस के लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से खत्म हो जाएंगे, यस ये 40,000 खत्म हो गए। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से खत्म होंगे, यस खत्म होंगे, ये 20,000 खत्म हो गए, तो बैलेंस क्या बचा 3,40,000 रुपए की नेट इनकम बची लॉस सेट ऑफ करने के बाद। तो आंसर कितना आएगा 3,40,000 रुपए, ये आंसर आ गया। और जिन बच्चों को यही नहीं पता कि बिजनेस के लॉस कैसे खत्म होते हैं, तो वो आंसर क्या देंगे, वो आंसर बोलेंगे 60, यहां पे 40,000 की ये इनकम, 360 की इनकम, 4 लाख की इनकम और 60,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड, ये आंसर गलत है। और कई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ 4 लाख रुपए की इनकम दिखाएंगे क्योंकि वो इनकम मांग रहे हैं। सर इनकम उसने मांगी है लॉस खत्म करने के बाद, तो भैया पहले लॉस भी तो खत्म करोगे, और लॉस कैसे खत्म होते हैं, सेट ऑफ का पूरा चैप्टर आपने रिवाइज किया हुआ है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, ऐसे हम क्वेश्चन डेली करेंगे ना सर, वाकई हमें ना प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे टेंशन मत लो, आपने अगर बड़ा भाई बोला है तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। सिर्फ आपने एक काम करना है, ऑनेस्टी से पढ़ना है, बस सिर्फ पढ़ना है, सेशन के बाद इसको रिवाइज भी करना है और अच्छे से रिवीजन भी करनी है। ठीक है ना, मुझे नंबर चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी नंबर चाहिए, आपके ध्यान रखना, कहीं सारी मेहनत में पानी फेर दो एक एक नंबर छोड़ छोड़ के। ठीक है जी, आगे देखो जी। फिर वो कहना चाह रहे हैं जी स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय गिरीश फ्रॉम डिफरेंट पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन असेसमेंट 2021। गिफ्ट मिल रहे हैं जी, आपको बताना है टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। एक वॉच मिली 75,000 की नॉन रेजिडेंट फ्रेंड से, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल रीजन बिंग नॉन रेजिडेंट फ्रेंड है इसलिए नॉन टैक्सेबल, या वॉच एसेट में कवर नहीं है,
सर आप सब जानते हो वो जो है ना वो एसेट में कवर नहीं है। बच्चा कहता है सर मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर तो है। मुझे लग रहा है भूल चुके हो, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन गिफ्ट के लॉ में डिफाइन की हुई थी। याद करो हमने क्लास में डिस्कस किया था सर। मूवेबल प्रॉपर्टी में कई प्रॉपर्टी आती है, जो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होगी तो वही प्रॉपर्टी पर गिफ्ट का लॉ लगेगा और किसी प्रॉपर्टी पर गिफ्ट का लॉ नहीं लगेगा। तो भैया वॉच उस प्रॉपर्टी में कवर नहीं होती, गिफ्ट का लॉ नहीं लगेगा। आगे कैश 51,000 का एल्डर ब्रदर, ये मेरा रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है, ये भी एग्जम्प्ट हो गया। 21,000 ईच, 21,000 ईच और चार दोस्तों से मिला, टैक्सेबल है। अगर मैं इसको कर दूंगा तो 84,000 तो ये आ गया। पेंटिंग मिली 30,000 की, आपको मैंने पहले भी कहा था पेंटिंग, याद करो पेंटिंग प्रॉपर्टी में कवर होती है, किससे मिली है, एम्प्लॉयर उसके बर्थडे पर, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल। तो ये तीसरा और चौथा गिफ्ट जो है बस ये टैक्सेबल होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे गिफ्ट के लो का था, अदर सोर्स में आपने गिफ्ट का लो किया होगा, उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। अब देख रहे हो, देख रहे हो ना हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन कितने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। एक अटेम्प्ट था सबसे पहला जून 15, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, और एक अटेम्प्ट अब दिसंबर 18 चल रहा है, आप देख लो आधे आधे पेज के क्वेश्चन है। और आपको मैं दिखाऊंगा दिसंबर 19 तक आते आते जो बच्चे अभी सेशन अटेंड नहीं कर रहे ना वो खुद सोचेंगे इतने सारे सेशन हो चुके हैं, अब मैं सारी रिवाइज कैसे करूं, क्यों हमें लगता था ये तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले आने वाले क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा सर बड़े बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आसान है बट क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या जी, आओ जी क्वेश्चन पढ़ो। कपूर गिफ्टेड ₹10 लाख टू हिज वाइफ सुनीता, सुनीता कपूर ऑन 15th May 19। The amount of gift 10 lakh was invested by his wife in debenture of a company on 1st June 19, earning interest 12,000 per annum. The income of interest कितनी इनकम क्लब होगी उसके हस्बैंड के अंदर, ये बता दो बस। पहले तो बताओ, 10 लाख रुपए गिफ्ट किया तो एसेट गिफ्ट की है, उस एसेट से आने वाली इनकम क्लब होती है और उससे आने वाली इनकम कितनी है, 12%। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका 12% निकालते हैं, 1,20,000। वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं, उनको पता नहीं किस तरह की जल्दी होती है। आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, उसने बोला है इन्वेस्टमेंट जो की है 1 जून को की है, और अगर इन्वेस्टमेंट 1 जून को की है तो सर इनकम जो मुझे आएगी वो कितने महीने की आएगी, सिर्फ 10 महीने की आएगी। एक बात मुझे बताओ, जब मैंने इन्वेस्टमेंट ही जून से की है तो अप्रैल की इनकम नहीं आएगी, मई की इनकम नहीं आएगी, तो मेरे जून से इनकम आएगी ना, तो अब मुझे इनकम आएगी 10 महीने की, तो 10/12 दैट इज 1 लाख रुपए, तो वही क्लबिंग होगी। देखो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। और जो जल्दबाजी के अंदर क्या करेगा, बस कैलकुलेटर लेके बैठेगा, अच्छा 10 लाख रुपए गिफ्ट किए वाइफ ने, उसके बाद उसने इनकम कमाई 12%, 10 लाख का 12%, 1,20,000, ओ माई गॉड 1,20,000 दिया हुआ, फटाफट से क्या करेगा, 2 मिनट के अंदर गोला भरेगा और पीछे वाले को भी आंसर बताएगा, अगले वाले को भी बताएगा, तीनों को गलत करवा के आ जाएगा। और तीनों बाहर मैकडी का बर्गर खा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि तीनों का ही गलत है। रीजन मीन क्योंकि उसने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने इन्वेस्टमेंट जो की है 1 जून को की है। तो 10 महीने का इंटरेस्ट आएगा, 10 महीने का कितना बन जाएगा, 1 लाख रुपए, ये क्लबिंग हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखो री, अगला क्वेश्चन फिर ये है, रिटर्न रिवाइज करने की टाइम लिमिट क्या है, फटाफट से बताओ। रिटर्न रिवाइज करने की असेसमेंट ईयर का एंड और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, याद आ रहा है सेक्शन नंबर 139(5) में रिवाइज रिटर्न हम कैसे करते हैं, देखो री वही बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल था। आगे बढ़ो फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपील का। अपने आप बोल दो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीआईटी में अपील करनी है। अब अगर सीआईटी में अपील करनी है कितने दिन होने चाहिए, 30 दिन। देखो ये आ गया, 30 दिन में आपको अपील करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था ये तो। अगला क्वेश्चन आओ जी, अगला क्वेश्चन, ड्यू डेट ऑफ ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय इनकम ए चैरिटेबल ट्रस्ट क्लेमिंग एग्जम्पशन 11-12 फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हाँ नहीं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, 11-12 का एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है, उसकी रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होगी, 31 मार्च नहीं, 31 अगस्त नहीं, बिटवीन एनी टाइम बी एंड सी नहीं, क्या बनेगी 30 सितंबर 18। आपको मैंने पहले भी कहा था नॉर्मली जुलाई है, बट अगर ऑडिट कंपलसरी है 30 सितंबर, और आप सब जानते हो आज इंडिया में हर चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट होता है, और अगर ऑडिट होगा तो ड्यू डेट क्या बनेगी रिटर्न की, 30 सितंबर। और कई बच्चों को मैं दोबारा बोल दूं, उनके माइंड में भी कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है कि सर ड्यू डेट तो हमारी चेंज हो चुकी है ना, तो उनकी मैं थिंकिंग बाहर निकाल दूं, वो चेंज हुई है, वो जुलाई जिनके 21 में एग्जाम होंगे उनके लिए हुई है जुलाई। अब अगर आपके अभी एग्जाम है ना तो भैया अब कोई ड्यू डेट चेंज मत करके आ जाना,
ठीक है ना। तो आपको चेंज कुछ भी नहीं करना, जो चेंज आया है वो अगली बार के लिए, और जो लेटेस्ट चेंज आया है जो भी कोविड की प्रॉब्लम की वजह से, वो भी दिसंबर के अंदर एप्लीकेबल होगा। तो दिसंबर वाले बच्चे टेंशन मत लें, उसके अगर छोटी मोटी अमेंडमेंट्स होंगी मैं बता दूंगा, अदरवाइज सारी अमेंडमेंट जुलाई और दिसंबर सेम है। ठीक है ना। तो यहां पे डेट क्या बनेगी, 30 सितंबर बनेगी। अगले का हो जी, अगले का, आपने स्टे ऑफ डिमांड फाइल बाय आईटीएटी, उसमें आपकी फीस कितनी भरी पड़ेगी। फीस हमारी 500 रुपए की है। ये क्वेश्चन आप कह सकते हो आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है जो बच्चा नॉर्मली नहीं करके जाता, और हम क्लास के अंदर भी बोलते हैं पढ़ लेना। तो यहां पे ध्यान रखना कि अगर मुझे आईटीएटी में अपील करनी है, मुझे डिमांड का स्टे चाहिए, तो फीस मुझे 500 रुपए की जमा करानी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन सिर्फ ओल्ड सिलेबस के लिए जी, अगला क्वेश्चन भी ओल्ड सिलेबस का है, उससे अगला भी ओल्ड 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 का है, और फिर उसके बाद फिर आपके न्यू सिलेबस वाले हैं। तो इतने न्यू सिलेबस वाले बच्चे अपना खाना पीना खा के 5 मिनट के अंदर वापस आ जाएं। बाकी ओल्ड वाले बच्चे कहीं जाएंगे, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन उनके ही हैं। ओल्ड वाले बच्चे ध्यान दीजिए, बाकी न्यू वाले बच्चे अभी वापस आएंगे 5 मिनट के बाद, या यहीं पर बैठे रहे सुनते रहे। देखो जी, विच प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द मेजर विच सर्कमवेंट द लॉ। हनी क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी प्लानिंग जो है वो मेजर करती है सर्कमवेंट ऑफ लॉ। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, याद करो एक चैप्टर आपके होगा ओल्ड सिलेबस के अंदर टैक्स प्लानिंग वाला, याद आ रहा है कुछ, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस। तो मैंने कहा था प्लानिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज, पर्पसिव, शॉर्ट रेंज, परमिसिव। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सी प्लानिंग जो है वो मेजर करती है सर्कमवेंट ऑफ लॉ को, दैट इज पर्पसिव टैक्स प्लानिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि कुछ प्लानिंग का एक पर्पस होता है, तो वही सर्कमवेंट करेगी किसको, कि भैया हमें टैक्स कैसे बचाना है। तो पर्पसिव टैक्स प्लानिंग जो है वही हमारा आंसर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अगला क्वेश्चन फिर हमारा है, एक चैप्टर आपके ओल्ड सिलेबस के अंदर है ट्रांसफर प्राइसिंग, याद आ रहा है कुछ। ट्रांसफर प्राइसिंग में एएलपी निकालने के कई सारे मेथड होते हैं, उसमें कौन सा मेथड होता है, कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड। तो ये क्वेश्चन देखो किसका है, रीसेल प्राइस मेथड का है। और रीसेल प्राइस मेथड में करना क्या है, आपका 6 लाख रुपए देखो प्राइस है, 40% सेल मार्जिन है। याद करो क्लास के अंदर मैंने क्या कहा था, उसको माइनस कर दो गया, तो 6 लाख में से 40 गया, 2,40,000, 3,60,000। और फिर जो आपके फंक्शनल डिफरेंस होते हैं, कितने खर्चे हैं, 8,000 रुपए के, आप ये माइनस कर दोगे तो 3,52,000 रुपए की ये आपकी इनकम निकल के आएगी। बताओ है क्या। बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है, और उसने ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर नहीं किया। उसको मैं दोबारा बोल दूं, प्रोफेशनल वाले जो मैंने सेशन डाले हैं उसमें इंटरनेशनल टैक्स मैंने पूरा रिवाइज कराया है, DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, गार, तो ये पूरा मैंने रिवाइज किया है। तो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे उसकी रिवीजन क्लास देख लेंगे जरूर, जिनको टीपी DTAA गार में दिक्कत है ना, वो रिवीजन क्लास देख लेंगे प्रोफेशनल वाली, उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये भी ओल्ड सिलेबस का है। Honey, income earned in the other contracting state from the operation of ship in international traffic as per double taxation avoidance agreement will be taxed in contracting state where the place of effective management of enterprise is situated. ठीक है, याद करो DTAA के नॉर्मल प्रोविजन वही बात कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसका DTAA कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कहां टैक्स पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है जहां उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट सिचुएट होगा इंडिया में, वहां टैक्स पे करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी गार के प्रोविजन, याद करो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। गार के प्रोविजन इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुए हैं, असेसमेंट ईयर 18-19 से। बच्चा कह रहा है असेसमेंट ईयर 17-18, नहीं सर, प्रीवियस ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर 17-18। गार के प्रोविजन 1 अप्रैल 17 से आए हैं, तो प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19, तो इसका आंसर बनेगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जी, एडवांस रूलिंग का एक चैप्टर आपका है, एडवांस रूलिंग का। तो एडवांस रूलिंग वाले केस में अगर कोई रेजिडेंट है जो ट्रांजेक्शन कर रहा है नॉन रेजिडेंट से, तो अपने आप बोल दो जी, उस केस में कौन सा फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा और कितनी फीस होगी। फॉर्म नंबर 34D, और फीस आपकी होगी 10,000 रुपए। ये नॉर्मल फीस है, वैसे फीस इसकी 2 लाख, ज्यादा 2 लाख 5 लाख भी है, बट वो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन कितने की है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो नॉर्मल फीस हम क्या लेते हैं, 10,000 रुपए की फीस लेते हैं। तो 34D और फीस हमारी कितनी होगी, 10,000 रुपए की। उसके बाद एक और एडवांस रूलिंग के अंदर जो उसका चेयरमैन है वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। याद आ रहा है कुछ, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा। चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, वाइस चेयरमैन जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो होते हैं। तो उसने चेयरमैन की बात की है, तो एडवांस रूलिंग जो अथॉरिटी है उसमें चेयरमैन कौन होगा, जो हाई कोर्ट का जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो यहां पे निकल के आ जाएगा। और अगर वो वाइस चेयरमैन की बात करता तो ऑप्शन नंबर ए फिर हमारा ये निकल के आता।
सुप्रीम कोर्ट का जज। अब अगला देखो री, क्वेश्चन नंबर 25, depreciation depreciation whether to be allowed on the purchase and installation of a fire extinguisher by a practicing CS in his office even when the same is not put to use or during the year acquisition stipulated under section number 32 of income tax act। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक प्रैक्टिसिंग सीएस है, उसने अपनी बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर लगाए। याद आता है, मतलब जो जब आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए जो हमारे उसमें रेड रेड कलर के सिलेंडर लगे होते हैं छोटे छोटे से, तो गवर्नमेंट कह रही कि वो आपने लगाए, उसको आपने पुट टू यूज नहीं किया, तो क्या डेप्रिसिएशन फिर भी क्लेम कर सकते हो? आंसर इज यस, आंसर इज यस। ठीक है जी। तो यहां पे एक हाई कोर्ट की जजमेंट है। नॉर्मली हाई कोर्ट की जजमेंट हमारे एग्जाम में कभी आती नहीं है, बट ये पहला अटेम्प्ट बना जिसके अंदर हाई कोर्ट की जजमेंट उसने पूछ ली। और हाई कोर्ट की जजमेंट ये बात कहती है कि भैया इस केस में अगर तुम पुट टू यूज नहीं भी करोगे ना, तो हम रेडी टू यूज के बेस पे क्या अलाउड कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो अगर क्वेश्चन दोबारा से ये फायर एक्सटिंग्विशर का बन गया तो ध्यान देना सर, पुट टू यूज नहीं भी करोगे, रेडी टू यूज होगा तो भी क्या आपको मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन। देखो यहां पे लिखा हुआ है यस, क्योंकि गवर्नमेंट कहते हैं तुम्हारे सेफ्टी पर्पस के लिए ये लगाना जरूरी है, अगर तुम नहीं लगाओगे तो सेफ्टी नहीं रहेगी, और अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं देंगे तुम क्यों लगाओगे? तो इसलिए भैया तुम लगा लो, चाहे इसको तुम यूज मत करो, फिर भी हम तुम्हें क्या क्लेम करवा देंगे? डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये हमारा बायबैक का है, और ये क्वेश्चन हमारा पहले ही बन चुका है, अपने आप बोल दो रही। अगर कोई कंपनी बायबैक करती है तो बायबैक वाले केस में, अब वो चाहे लिस्टेड कंपनी का करे चाहे वो अनलिस्टेड हो, दोनों ही केस में क्या होगा? कंपनी टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगी, शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा ना। तो वही सेम केस यहां पर उसने बोला हुआ है। देखो ये कहना चाह रहा है XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम 9 लाख टू राजेश फॉर द रीजन ऑफ बायबैक ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम हिम ऑन 1 मार्च 20। दीज शेयर वर परचेज बाय 5 लाख। तो भैया 9 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है, ये शेयर 5 लाख के परचेज किए थे। इनकम आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय राजेश अगेंस्ट द बायबैक ऑफ शेयर फ्रॉम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स। वो कहना चाह रहे हैं उस शेयर होल्डर के हाथ में कितना टैक्स लगेगा जिसको पैसा मिला है। तो भैया मेरे हाथ में तो एग्जम्प्ट है, क्योंकि कंपनी टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएगी, मेरे हाथ में टैक्स चार्ज नहीं होगा। और अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन पहले ही बन चुका है, और उस टाइम मैंने कहा भी, तो दोबारा रिपीट करूंगा, इनकम टैक्स की अमेंडमेंट देख लेना कैपिटल गेन के चैप्टर की, आपको समझ में आ जाएगा कि आज बायबैक किसी भी कंपनी का हो, बायबैक किसी भी कोई भी कंपनी करे, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है, कंपनी टैक्स काट के जमा करवाती है। तो मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034A। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जी, ये हमारा है सेक्शन 50C। ध्यान आ रहा है? कैपिटल गेन का 50C, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है 105% ऑफ सेल कंसीडरेशन, देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शेल बी डीम्ड योर सेल प्राइस। और स्टैंप ड्यूटी 2 दिन की होती है, एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन के दिन की। तो नॉर्मली एग्रीमेंट के दिन की लेते हैं, बट एग्रीमेंट के दिन की तब लेते हैं अगर बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया था अदर देन कैश, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आता हो। ये क्वेश्चन उसका ही है। आओ जी पढ़ो। वो कह रहे हैं राधे हैज सोल्ड इज रेजिडेंशियल हाउस 11 सितंबर 19 और 75 लाख का सेल किया। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है उसकी निकल के आ रही है कितनी? 115 लाख रुपए। और राधे कह रहा है ये वैल्यू ज्यादा है, उसने वैल्यूएशन ऑफिसर को केस डाल दिया और वैल्यूएशन ऑफिसर ने उसकी वैल्यू निकाल दी 120 लाख रुपए। आपने आप बोल देना, आपको मैंने क्लास के अंदर क्या कहा था कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा लगती है तो या तो हाई कोर्ट में अपील कर दो या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ, और अगर उन्होंने वैल्यू आपकी स्टैंप ड्यूटी से भी ज्यादा निकाल दी तो स्टैंप ड्यूटी से ज्यादा वैल्यू तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बनेगी। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 115 लाख रुपए, वैल्यूएशन ऑफिसर बोल रहा है वैल्यू 120 लाख रुपए है, तो वैल्यू मानेंगे क्या? मैक्सिमम क्या मानेंगे? 115 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ गया हो जी, लो जी, एक एलएलपी है रेजिडेंट इन इंडिया हैज रिसीव डिविडेंड ऑफ 15 लाख। एक कंपनी से 15 लाख रुपए का डिविडेंड मिल रहा है और कंपनी इस पर सीडीडी काट चुकी है। अपने आप बोल देना, याद करो सेक्शन 115 BBDA, याद आ रहा है कि अगर डिविडेंड 10 लाख तक हो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है, अगर डिविडेंड 10 लाख से ऊपर हो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, कंपनी सीडीडी काटेगी काटेगी। शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किस रेट से है? एट द रेट 10%। अब यहां पे 15 लाख रुपए का डिविडेंड है,
तो 15 लाख में से 5 लाख रुपए टैक्सेबल एट द रेट 10%, कितने हो गए 50,000, प्लस में 4% सेस, तो आंसर कितना आएगा 52,000। तो यहां पे आंसर इन्होंने 51,500 दिया है, क्योंकि पहले 3% सेस था और 3% सेस से 51,500 बनेगा, अब सेस 4% हो चुका है, तो आंसर कितना आएगा 52,000। तो आंसर नया जो होगा दैट इज 52,000। बस ये पर ध्यान दो सर, एक बार हमें दोबारा बोल दो, मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले, अदर सोर्स में अपने डिविडेंड वाला टॉपिक किया था ना, उस डिविडेंड वाले टॉपिक में क्या किया था कि डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है क्योंकि कंपनी टैक्स काट लेती है। बट मैंने कहा था अगर डिविडेंड 10 लाख तक हो तो एग्जम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर हो तो टैक्सेबल है शेयर होल्डर के हाथ में। और रेट क्या होगा 10%। अब 10% रेट लगाओगे प्लस में 4% सेस तो लगेगा ही लगेगा ना। तो 15 लाख रुपए का डिविडेंड है, 10 लाख तो एग्जम्प्ट है पर 5 लाख टैक्सेबल एट द रेट 10%, तो 50,000 प्लस में 4% सेस, 52,000 पे आंसर आएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे चलो फिर। Radha engaged in the trading business and has contributed a sum of 1 lakh to approve university in July 19 to be used for scientific research which is not related to her business। अपने आप बोल दो, याद करो सेक्शन नंबर 35(1)(2)। अगर मैंने किसी को डोनेशन दी है, वो रिसर्च करते हैं साइंटिफिक और वो रिसर्च हमारे बिजनेस के लिए नहीं होती, तो डिडक्शन कितनी मिलती है 150% ना। तो मैंने कितने रुपए दिए हैं 1 लाख रुपए, अलाउड कितने होंगे 1.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ क्वेश्चन में था क्या। बिल्कुल सिंपल सा है कि भैया उसने बोला कि आपने पेमेंट की, वो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च आपके बिजनेस के लिए नहीं कर रहा, नॉर्मल पब्लिक के लिए कर रहा है, तो जितनी मैं पेमेंट करूंगा उसका 150% मुझे अलाउड हो जाएगा। तो भैया 35(1)(2) 150% मुझे अलाउड होगा। एक बच्चा कहता सर 35(1)(3) में क्यों नहीं आएगा। सर 35(1)(3) में सोशल साइंस वाले आते हैं, स्टैटिस्टिकल रिसर्च वाले आते हैं, उसमें तो आ ही नहीं सकता। 35(2)AA और 2AB के अंदर ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें रिसर्च हमारे बिजनेस के लिए होती है। तो सिर्फ बचा क्या 35(1)(2) बचा ना, क्योंकि उसमें रिसर्च हमारे बिजनेस के लिए नहीं होती। और 35(1)(2) में लिमिट कितनी है 150%। तो अगर मैंने 1 लाख रुपए दिए तो 1.5 लाख रुपए डेबिट होंगे, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब मैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ही कराने जा रहा हूं सर, क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन होता है फिर बच्चा देखता भी नहीं है पूरा सेशन। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, और किसी दिन मैं यहां पे शो कर दूंगा, बच्चा कह रहे नहीं आप झूठ बोलते हो, आपको मैं शो कर दूंगा पूरे लेक्चर की एवरेज व्यू ड्यूरेशन, पूरे लेक्चर की एवरेज व्यू ड्यूरेशन 1 घंटे के लेक्चर की 15 मिनट आती है। सोच के देखते हो, मतलब 15 मिनट आप सेशन देखते हो सिर्फ एवरेज, सिर्फ 15 मिनट। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात यूट्यूब वाले कह रहे हैं। तब मुझे फील होता है कि 1 घंटे का सेशन एवरेज सिर्फ बच्चे, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ओपन करते हैं बंद कर देते हैं, 5 मिनट देखा बंद कर दिया, डाउनलोड करके रख लिया, फिर वो देखा ही नहीं। तो ये अगर ऐसे ऐसे काम करोगे तो बताओ फायदा क्या होगा। ठीक है जी, तो आज हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन फिर आप देखते नहीं हो। अगली क्लास में फिर हम 30-32 क्वेश्चन और करेंगे और फिर उससे अगली क्लास में हम जीएसटी कंप्लीट करके पूरा पेपर हम पैकअप कर लेंगे। बट आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 30 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है एक बार 30 क्वेश्चन जरूर घर से करके आना, क्योंकि अगले क्वेश्चन टेक्निकल है। और जब मैं कराऊंगा तो फिर बीच में कमेंट मत मारना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप पढ़ के नहीं आए थे। तो भी मैं कह रहा हूं पहले पढ़ के आ जाना, पूरी जान लगा दूंगा समझाने में, बट तब अगर आप पहले पढ़ के आओगे, नहीं तो फायदा कुछ भी नहीं होगा, मैं बोलता रह जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो 30 क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, अगले 30 क्वेश्चन आपने एक बार जरूर पढ़ के आने हैं, उसके आंसर देख के आने हैं, समझ के आने हैं, ताकि जब मैं यहां पे बोलूंगा तो आपको जल्दी समझ में आए। कमिटमेंट कर रहे हो पक्का पक्का? यस सर। आओ जी लास्ट क्वेश्चन पे आओ। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया सारी इनकम जो है माइनर चाइल्ड की, किसको छोड़ के, जो बच्चा डिसेबल नहीं है उसको छोड़ के, और जो अपनी स्किल से इनकम कमा रहा है उसको छोड़ के, तो माइनर चाइल्ड की इनकम किस में क्लब होती है? अपने आप बोल दो रही, माइनर बच्चे की इनकम किस में क्लब होती है? सर माइनर बच्चे की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है। किस में? मम्मी में पापा में, जिसकी इनकम ज्यादा होती है। और कौन सी इनकम ज्यादा होती है? जो इनकम क्लब करनी है उसको छोड़ के जो अदर इनकम होगी वो ज्यादा होगी। सर ये समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है एक माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम 10,000 रुपए है, और फादर की इनकम जो है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, और मदर की इनकम जो है वो इनकम 1,20,000 है। तो सोच के बोलना, अब ये मुझे 10,000 रुपए क्लब करने हैं, फादर में क्लब करूं मदर में, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इन दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा है, किसकी इनकम ज्यादा है? मदर की, तो मदर में क्लबिंग कर दो। एक बच्चा कहता है दोनों की इनकम बराबर हो तो सर फिर क्लबिंग कहीं पर भी कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? एग्जाम में ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम में हमेशा अदर इनकम अलग से देंगे,
तो जिसकी अदर इनकम ज्यादा होगी क्लबिंग आपको उसमें करके आनी है, बस ये बात ध्यान दो। देखो वही लिखा है ऑप्शन नंबर डी, उस इनकम में क्लब करो जिस पेरेंट्स की इनकम क्या होती है ग्रेटर, मतलब ज्यादा होगी, आप क्लबिंग उसमें करोगे। तो ये फाइनली हमारे 30 क्वेश्चन हो गए जी, और उम्मीद करता हूं आपने देखे होंगे। 30 क्वेश्चन आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। 30 में से 20 आसान है, बट 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका माइंड चलाने के लिए बोलेंगे माइंड चला। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम 20 ही करके आएंगे, तो भैया वो 40-50 नंबर वाले ही हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। उनके एग्रीगेट में दिक्कत आती है और बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर एग्रीगेट क्रॉस करवाना है, पूरे नंबर बढ़िया तरीके से लेकर आए, कम से कम भी 70 मार्क्स का टारगेट लेके चलो, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों को मिलाकर, तब जाके नंबर आएंगे। और उसके लिए मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूं, आप भी हार्ड वर्क कर रहे हो। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन आप देखोगे, कोई भी डाउट्स आएगा दोबारा से देखोगे, दोस्तों से डिस्कस करोगे अपने, और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप यहां पे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दोगे, ताकि अगले सेशन में आने से पहले उसका मैं रिप्लाई कर दूं। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे। देखो मैंने तो अगले क्वेश्चन भी कर रखे हैं सर, मतलब आपके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बैठ बैठ के कर रखे हैं। बस अब इतनी इच्छा रखता हूं कि आप डेली यहाँ पे शाम को आके इसका आनंद लोगे कि जो हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, और बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, 19 घंटे की रिवीजन क्लास है, उसको थोड़ा जाके ओपन कर लो, आपका भला हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, पूरा बैचेस हमारे खत्म हो चुके हैं, और डाउट सेशन भी हमारे हो चुके हैं। ठीक है जी, अगर डाउट सेशन में आगे भी लेके आऊंगा इनकम टैक्स की, उसकी टेंशन मत लेना। बट सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, हार्ड वर्क करते रहो। सिर्फ 30 से 35 दिन बचे हैं, 30 दिन बैलेंस बचे हैं, इसके अलावा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर यह बात ध्यान देना। तो लग जाओ बस, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। जो मैं करा रहा हूं उसके अलावा भी प्रैक्टिस करो, ये भी प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रोविजन पढ़ो, हर सेक्शन के प्रोविजन बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बिना प्रोविजन के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। जो बच्चा बिना रिवीजन के क्वेश्चन करने आ रहा है उसको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, वो रटने वाली कोशिश होगी, और रट के एग्जाम नहीं दिए जाते। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच आने के लिए, यहाँ पे अपना टाइम निकालने के लिए, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। भगवान आपको बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाए। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, और खुश रहो, हमेशा खुशियां बांटते रहो, किसी की बुराई ना करो, किसी की बुराई मत सुनो, अच्छे इंसान बनो, जिंदगी के अंदर बहुत आगे जाना है आपको। ठीक है, लव यू सो मच, टेक केयर।